Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue with our part number 2 of charge of GST. पहले ये finish करते हैं, then we'll quickly revise the everything whatever we have studied till now also. अभी हम continue करते हैं अपना part number 2. अगर आपने नहीं देखा है part number 1, please go and watch the part number first one. Then you can join with us on the part number 2. चलिए क्या कहते हैं, लास्ट हमने यहाँ पर देखा था अगर म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को कोई राइट्स दे रहा है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल था. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सर्विसेज. अगर क्या है, ऑथर क्या दे रहा है, ऑथर कोई कॉपीराइट वगैरह ट्रांसफर कर रहा है, कॉपीराइट वगैरह दे रहा है, किसको, पब्लिशर को दे रहा है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है. तो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज कौन हो गया, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय एन ऑथर अपनी सर्विसेज क्या दे रहा है कि वो ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, परमिट कर रहा है कि आप एंजॉयमेंट करो कॉपीराइट, जो भी उसके कंटेंट की कॉपीराइट है वो उसको दे रहा है. तो ऐसा अगर केस है, ऑथर अगर पब्लिशर को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में भी आरसीएम हो जाता है. ऑथर अगर पब्लिशर को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में भी आरसीएम आएगा. मतलब पब्लिशर क्या कर रहा है, सर्विसेज तो ले ही रहा है, पैसे दे ही रहा है, साथ में उसको आरसीएम में टैक्स भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है. बट ध्यान रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन है. ऑथर के केस में एक एक्सेप्शन है कि ऑथर कैन चूज टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. यस, ऑथर कैन पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. लेकिन क्या होगा, अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एंड वो डिक्लेयर करेगा कि यस आई एम गोइंग टू पे द टैक्स अंडर एफसीएम, एंड वो अपने इनवॉइस वगैरह पे भी सब मेंशन करेगा. अगर वो ऐसा करेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उसको अपने इनवॉइस पे कि यस आई एम गोइंग टू पे द टैक्स अंडर एफसीएम. उसके बाद वो ऑप्शन चूज करेगा, लेकिन वंस ही हैज ऑप्टेड द ऑप्शन फॉर एफसीएम तो उसको विद इन 1 ईयर ऑप्शन चेंज करने नहीं दिया जाएगा. विद इन 1 ईयर यू कांट विड्रॉ द ऑप्शन ऑफ एफसीएम. एक बार आपने चूज किया तो एटलीस्ट आप 1 साल तक तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. क्या पढ़ा हमने इधर, देखो हमने पढ़ा अगर ऑथर राइट्स दे रहा है किसको, पब्लिशर को, तो ये केस भी आरसीएम में कवर है. लेकिन ऑथर के पास एक्सेप्शन है. अगर ऑथर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, वो करना चाहता है, उसको मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, अपने इनवॉइस में बताना पड़ेगा, अपने डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उसको टू पे द टैक्स अंडर एफसीएम, एंड उसको इनवॉइस में बताना पड़ेगा यस आई एम गोइंग टू डू दिस. एंड एक बार उसने अगर ले लिया तो एटलीस्ट फॉर अ ईयर, 1 साल के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो विड्रॉ नहीं कर सकता. ये ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकता. उसके बाद पॉइंट आता है, अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, आरबीआई क्या करती है, कमेटी बिठाती है, कमेटी बनाती है जो ओवरसीइंग कमेटी होती है. ओवरसीइंग जो बाहर की चीजें देखेगी, ओवरसीइंग कमेटी होती है. अगर वो आरबीआई को सर्विसेज दे रही है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने आरबीआई को जो सर्विसेज दी है, तो उस पे आरबीआई आरसीएम में टैक्स लेगा, क्योंकि ये पर्सन किसको सर्विसेज दे रही है, आरबीआई को दे रही है. आरबीआई क्या है, बड़ा है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं. मेंबर्स को कैसे ट्रैक करेंगे, तो जो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है बाय द मेंबर टू द आरबीआई, तो आरबीआई उससे सर्विसेज तो ले रहा है, साथ साथ रिसिपिएंट होने के नाते उसको आरसीएम में टैक्स भी पे करना पड़ेगा. रिसिपिएंट होने के नाते उसको साथ साथ आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट. यहाँ पे मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए. अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो एनबीएफसी बैंक को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है उसको एजेंसी की सर्विसेज दे रहा है, तो इस केस में भी टैक्स आरसीएम में जाएगा. ध्यान रखना, जो एजेंट होना चाहिए दैट पर्सन शुड बी द इंडिविजुअल. डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा है, मैं बार बार रिपीट करा रही हूं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की इंडिविजुअल की बात कर रहा है, अदर देन इंडिविजुअल की बात यहां पर नहीं हो रही है. उसके बाद एक पॉइंट आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एंड एक आता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट. एक आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक आता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट. तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर इज ऑलवेज फ्री. बिजनेस फैसिलिटेटर इज ऑलवेज फ्री, लेकिन जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है दैट इज ऑलवेज कंप्लायंस में रहेगा. मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसी को सर्विसेज दे रहा है, ध्यान रखना बिजनेस फैसिलिटेटर फ्री रहेगा,
बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सप्लायर है तो टैक्स आरसीएम में जाएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर रिसिपिएंट है तो टैक्स एफसीएम में जाएगा। तो क्या होता है अगर ये क्या करते हैं, अपने एजेंट से सर्विसेज लेते हैं, आगे बैंक को सर्विसेज देते हैं, एजेंट से सर्विसेज लेते हैं, बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं। एजेंट से जब ये सर्विसेज ले रहा है तो हमने क्या बोला, सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज लेने के नाम पे इसको फ्री कैसे करें, सामने वाले पार्टी को टैक्स में डाल दो, तो मतलब इस पे टैक्स जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। इसमें सर्विसेज देने के नाम पे इसको कैसे फ्री करें, तो बैंक को बोल दो जी आपको आरसीएम में टैक्स देना है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। तो पहली एंट्री देखो, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज किसको दे रही है, बैंकिंग कंपनी को दे रही है, यहां से क्लियर हुआ, ये अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रही है तो आरसीएम में आ जाएगा। दूसरा जो केस होता है वो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को हमेशा कंप्लायंस में डालना है। यहाँ पे क्या होगा, अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सर्विसेज ले रहा है, इसको कंप्लायंस में डालना है तो मतलब आरसीएम में टैक्स डाल दो, अगर इसको कंप्लायंस में डालना है आगे तो इसको एफसीएम में डाल दो। तो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के केस में क्या होगा, अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने सर्विसेज रिसीव की हैं फ्रॉम द एजेंट, अगर सर्विसेज रिसीव की हैं फ्रॉम द एजेंट तो आरसीएम में आ जाएगा। देखो एजेंट, सप्लायर कौन हुआ, सप्लायर हुआ एजेंट और कोरेस्पोंडेंट हो गया रिसिपिएंट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एजेंट बीएफ या बीसी, उसके बाद बैंक आता है। बिजनेस को फैसिलिटेटर को ऑलवेज फ्री करना है, कोरेस्पोंडेंट को ऑलवेज कंप्लायंस में डालना है, फैसिलिटेटर को ऑलवेज फ्री करना है, मतलब जो भी, तो आरसीएम कहाँ कवर होगा, मैं बिजनेस फैसिलिटेटर। आरसीएम कब कवर होगा, जब मैं सप्लायर हूं, मैं किसी को सप्लाई कर रही हूं तो सामने वाली पार्टी को टैक्स देना बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम में चला जाएगा, अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो वो एफसीएम है। लेकिन इसको हमेशा बिजी करना है, तो ये अगर एजेंट से सर्विसेज ले रहा है तो अल्टीमेटली आ जाएगा किसमें, किसमें आ जाएगा, ये आ जाने वाला है आरसीएम में। तो ये एंट्री क्यों कवर नहीं है, क्योंकि हम आरसीएम पढ़ रहे हैं, तो आरसीएम की ही एंट्री कवर होगी ना यहाँ पर, इसलिए आपको सिर्फ आरसीएम वाली एंट्री दिखाई दे रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, रट्टा नहीं लगाना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलो, थोड़ा सा लॉजिकल चीजें माइंड में बिठाओ, मगअप नहीं करने की, फटाफट से ट्राई करनी है, यस रिकॉल करना है, बट थोड़ा लॉजिकल चलने की ट्राई करोगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। उसके बाद क्या आता है, सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज कोई भी पर्सन, देने वाला कौन होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी पर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को। सिक्योरिटी सर्विसेज कौन सी हैं, ये वो गुड्स एंड सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उसकी बात हो रही है। अगर अदर देन कोई भी पर्सन, सर्विसेज देने वाला कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विसेज दे रहा है, और दे किसको रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को तो हम इजीली पकड़ सकते हैं, वो खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देगा, लेकिन अगर कोई पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ये सर्विसेज दे रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो सिक्योरिटी सर्विसेज पे क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा। लेकिन ये आरसीएम किस पे अप्लाई नहीं होगा, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी का डिपार्टमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसी, या फिर इसमें एक चीज और ऐड कर लो, अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन टैक्स पे कर रहा है, अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन टैक्स पे कर रहा है, तो मुझे यहां से रिकॉल कराने की कोशिश करो, जब हमने पढ़ा था एडवोकेट की सर्विसेज, तो हमने क्या देखा था, एडवोकेट अगर अनदर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो उसमें क्या था, एग्जाम्प्ट में आता था, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम सिक्योरिटी सर्विसेज पढ़ने लगे तो नॉर्मल एक्सेप्शंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, इनके साथ साथ क्या ऐड हो गया, इनके साथ साथ ऐड हो जाता है सेक्शन 10, जिस पर्सन ने कॉम्पोजिशन में टैक्स पे किया है उसके लिए भी ये अप्लाई आरसीएम नहीं होगा, इसके लिए सर्विसेज अप्लाई आरसीएम नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला एग्जाम्प्ट है, दिस इज बीइंग
कि आरसीएम नहीं होगा, मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में होगा। आरसीएम नहीं होगा, इट डजंट मीन कि एग्जाम्प्ट है, इट मीन्स कि फॉरवर्ड चार्ज में होगा। ये वाले पर्सन कौन से डिपार्टमेंट वगैरह, जिन्होंने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। समझ में आई ये बात समझ में आई आपको, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देखते हैं ये भी। सबसे पहले उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है, जब आप व्हीकल ले रहे हो रेंट पे, उसको अपने हिसाब से यूज कर रहे हो। क्वेश्चन आया था, एक डाउट क्रिएट किया गया था कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर कैसे। अगर आप पैसेंजर चढ़ चढ़ के जा रहा है कहीं पे, स्टेज कैरेजेस में जा रहा है, आपने जस्ट मोटर व्हीकल ले लिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर रहे हो, तो दैट वुड बी अ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ध्यान रखिएगा कौन सी सर्विसेज की बात है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल of any motor vehicle designed to carry a passenger where the cost of fuel is included, where the cost of fuel is included in the consideration from the recipient provided to a body corporate। जब cost of fuel है वो उसकी ऐड है बीच में। हम किसकी बात कर रहे थे, कोई बात बताओ। अगर आपने क्या करा, अगर आपने मोटर व्हीकल को रेंट पे ले लिया, मोटर व्हीकल को आपने रेंट पे ले लिया, दो केसेस पॉसिबल है, आपने रेंट पे लेके अपने अकॉर्डिंग यूज किया, दो केसेस पॉसिबल है, आपने रेंट पे लेके अपने अकॉर्डिंग यूज किया, या फिर आपने जगह जगह जाके सर्विसेज ली, जैसे बसेस में से आप मोटर व्हीकल आप वैसे सर्विसेज लेते हो, दैट इज अ पैसेंजर सर्विसेज। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, कौन देने वाला सर्विसेज है, कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है, एनी पर्सन। देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल को भी ऐड किया गया है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल को भी ऐड किया गया है। इसका आगे चार्ट देखने बोल रहा है, वो हम चार्ट देख लेते हैं। ये इसका चार्ट है। इसमें भी वही केस चलेगा, क्या जीएसटी 12% पे पेबल है, अगर जीएसटी 12% पे पेबल है तो सिंपल फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर टैक्स देगा। अगर जीएसटी 5% से पेबल है, उसमें भी हमने देखना है प्रोवाइडर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और प्रोवाइड किया जाना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट को। सिर्फ एक ही केस होगा, पहले तो 5% अगर चार्ज किया गया है ओके, तो सेकेंड कंडीशन क्या है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो वो आरसीएम में कवर हो जाएगा। अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम इजीली उसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ेंगे आओ टैक्स, तो सप्लायर ही अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो उसमें हो जाएगा। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो किसमें हो जाएगा, देखो आप इसको अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। हम सबसे पहले इतनी बात तो समझ गए हैं जीटीए पढ़ के कि दो टाइप के टैक्स हो सकते हैं जब जीएसटी पेबल किया जा रहा है 12% से या फिर 5% से। 12% से अगर जीएसटी पेबल किया जा रहा है, 12% की रेट जहां पर लगाई जा रही है तो फॉरवर्ड चार्ज है, उसको तो छोड़ दो। अगर 5% है तो भी हमने देखना है, तो भी क्या केस हो सकता है, सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज में देगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लेना है। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, फिर देखो रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम आएगा, अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं आएगा। ये देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, देने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। देखो, सर्विसेज का सप्लायर ऑफ द सर्विसेज कौन होना चाहिए, सिंपल मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत सिंपल। सप्लायर ऑफ द सर्विसेज कौन होगा, सप्लायर ऑफ द सर्विसेज होगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट होगा बॉडी कॉर्पोरेट प्लस 5% का रेट अगर ऑप्ट किया है, अगर 5% का रेट है तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बात खत्म। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, 12% पे दिया तो क्या मतलब, केसेस बनाए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। आप अपने माइंड में फिक्स करो, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर ये केस है और वहां वो भी तब जब जीएसटी 5% पे पेबल है तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा।
क्लियर कट, इट्स क्लियर नाउ, आई होप इट्स क्लियर। कुछ नहीं करना, 5% से पेबल होना चाहिए, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सिंपल आरसीएम, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा। अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा का मतलब फॉरवर्ड चार्ज आएगा, आरसीएम नहीं आएगा का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैं बार बार फिर से बता रही हूँ, आरसीएम नहीं आएगा का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट वही है जहां पर आपको बताया गया कि यहाँ यहाँ एग्जाम्प्ट है, यहाँ यहाँ एग्जाम्प्ट है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर अगर कोई पर्सन, लेंडर कौन है, एक पर्सन है जो अपनी सर्विसेज लेंड कर रहा है, लेंडर अ पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम अदर देन अदर पर्सन इन नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन हिज बिहाफ इज एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। क्या होता है, सिक्योरिटीज इधर उधर लेंड करते हैं सो दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो गेट फैसिलिटेड। जो लेंडर है, अगर सर्विसेज, बोरोअर कौन होना चाहिए, बोरोअर कौन होना चाहिए, बोरोअर इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम अप्रूव्ड थ्रू द सेबी। जो सेबी की इंटरमीडियरी स्कीम है कि आप सिक्योरिटीज को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो वैसा अगर केस है तो लेंडर हमें नहीं समझ में आएगा तो बोरोअर को बोलेंगे आप जब ले रहे हो तो आरसीएम में टैक्स भी दे दो। लेंडर को पहचानना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बोरर को जी आप टैक्स देकर खत्म कीजिए। यहां पर हमारे खत्म होते हैं सीजीएसटी वाले जो हमारे पोर्शन है। उसके बाद आईजीएसटी में 2 एंट्री हैं, आईजीएसटी में 2 एंट्रीज हैं, आईजीएसटी में भी 2 एंट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आईजीएसटी लगता है तो अलग से 2 एंट्री हैं। पहली एंट्री तो क्या है, पहली एंट्री तो क्या है, अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई की जा रही है बाय any person who is located in a non taxable territory to any person other than the non taxable, NTOR के अलावा किसी को दी जा रही है, एनटीओआर के अलावा किसी को दी जा रही है। मतलब सर्विसेज देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, जो खुद तो लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब जिसको हम पकड़ नहीं सकते, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन कोई पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में हम उसको बोलेंगे कि तुम दो टैक्स, उसको बोलेंगे कि तुम आरसीएम में टैक्स दो, जो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में पढ़ा था, राइट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में देखा था ना कि बिजनेस वालों को आरसीएम में टैक्स देना है। तो अगर देने वाला नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, लेने वाले को, लेने वाला टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसको बोलेंगे कि तुम दो। अगर तुम इंडिया से लेते, अगर तुम नॉर्मली इंडिया से लेते, अगर तुम नॉर्मली सर्विसेज लेते टैक्सेबल टेरिटरी से तो सप्लाई टैक्स दे देता, अब तुम टैक्स दो क्योंकि तुम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विसेज ले रहे हो। अदर देन OIDAR, क्योंकि हम देखा था हमने OIDAR की जो सर्विसेज होती हैं, वो OIDAR की सर्विसेज जो होती हैं वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती हैं। सेकंड एंट्री को क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। सेकंड एंट्री को क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट एंट्री को बस आपको याद रखना है, सेकंड एंट्री को यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये हमने कर लिया सर्विसेज का आरसीएम, सर्विसेज का आरसीएम हमने अच्छे से कर लिया। अब हम देखेंगे कि गुड्स के केस में आरसीएम क्या कहता है, गुड्स के केस में किन किन गुड्स पे आरसीएम अप्लाई होता है। उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको 9(5) के ईसीओ समझा देती हूँ। 9(5) के ईसीओ, 9(5) वाले जो ईसीओ होते हैं वो भी मैं आपको लगे हाथ करा देती हूँ, 9(5) के ईसीओ भी आपको लगे हाथ करा देती हूँ। देखो क्या होता है, सेक्शन 9(5) में ध्यान रखना, इसको आरसीएम नहीं बोलना है। 9(5) में टैक्स देने वाला ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज ले रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। 9(5) की ईसीओ में 4 सर्विसेज हैं। कैसे आपको याद रखना है, आपको हैट डाल के रेस्टोरेंट में जाना है। जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको हैट डाल के, हैट पहन के रेस्टोरेंट में जाना है, हैट पहन के आपको रेस्टोरेंट में जाना है। H से होता है हाउसकीपिंग सर्विसेज, A से अकोमोडेशन, T से होगा ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, R रेस्टोरेंट से होगा रेस्टोरेंट। सिंपल सी बात, क्या बोला 9(5) में, क्या बोला, आपको हैट पहन के रेस्टोरेंट में जाना है। तो H से हो गया हाउसकीपिंग, A से हो गया अकोमोडेशन, T से हो गया ट्रांसपोर्टेशन, R से हो जाएगा रेस्टोरेंट। ये हम रेस्टोरेंट के नाम से ही रख रहे हैं। ये 2 का अलग केस है, ये 2 का अलग केस है। नंबर 1 याद रखिए, नंबर 1 याद रखिए, पहले 2 केसेस में,
पहले दो केसेस में अगर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर लाइबल है टैक्स पे करने का, तो ठीक है, पहली प्रायोरिटी सप्लायर को देंगे। अगर सप्लायर लाइबल है, ओरिजिनल सप्लायर लाइबल है, इफ यस देन हम क्या करेंगे, तो सप्लायर देगा। अगर नहीं तो ईसीओ टैक्स देगा, ईसीओ टैक्स कलेक्ट करके देगा। मान लो आपने अर्बन क्लैब से कुछ सर्विसेज ली, ठीक है, आपने अर्बन क्लैब से कुछ सर्विसेज ली, आपने क्या किया, आपको टैक्स, अगर सप्लायर लाइबल है, सप्लायर खुद ही लाइबल है तो वो दे देगा, ठीक है, सप्लायर रजिस्टर्ड है या वो टैक्स पे करता है वो दे देगा, इनकेस ही इज लाइबल वो दे देगा, ठीक है, अगर उसका रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर कर रहा है, वो दे देगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो ईसीओ के ऊपर लायबिलिटी डाली है कि आप दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बचे हुए दो केसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, बचे हुए दो केसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वाले और रेस्टोरेंट वाले। ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट के केस में मैंडेटरली ईसीओ के ऊपर लायबिलिटी डाली है, मैंडेटरली ईसीओ के ऊपर ही लायबिलिटी डाली है, इसमें कोई ऑप्शन किसी को नहीं दिया है, एक्सेप्ट यहाँ पर एक पर्सन आएगा। अभी तो इतना याद रखो, हैट में से एच ए पे सप्लायर को डाला, अगर सप्लायर नहीं तो ईसीओ। लेकिन टी और रेस्टोरेंट में क्या होगा, टी और रेस्टोरेंट में क्या होने वाला है, मैंडेटरली ईसीओ के ऊपर लायबिलिटी डाली है, मैंडेटरली ऑलवेज हमेशा मैंडेटरली ईसीओ के ऊपर लायबिलिटी डाली है, एक्सेप्ट वन केसेस। रेस्टोरेंट के केस में जब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे रूम्स की बुकिंग भी होती है, होटल भी है प्लस रेस्टोरेंट भी है, होटल प्लस रेस्टोरेंट दोनों हैं। अगर वैसा केस है तो उस केस में आपने क्या देखना है, होटल रूम का डिक्लेयर टैरिफ कितना है, अगर डिक्लेयर टैरिफ ग्रेटर देन 7500 है, डिक्लेयर टैरिफ कितना है, ग्रेटर देन 7500 है, तो एफसीएम में टैक्स आ जाएगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स हो जाएगा, तो 95 में टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ईसीयू वहां पर लाइबल नहीं है टैक्स देने का, इधर देखो सिंपल सी बात, हमने क्या देखा, 95 के लिए ईसीयू के लिए हम हैड डाल के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इन दोनों को बोला पहले सप्लायर को प्रायोरिटी दो, उसके बाद 95 में प्रायोरिटी दो, ईसीयू दे देगा। इन दोनों में हमेशा बोला कि प्रायोरिटी ईसीओ को जाएगी, रेस्टोरेंट के केस में एक्सेप्ट स्पेसिफाइड पर्सन जिसका टैरिफ क्या था, जिसका टैरिफ था 7500 रुपीज, जिसका टैरिफ था 7500, जिसका क्या था, टैरिफ था। समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, या डिटेल में इसको और जाना है? इफ यू वांट दिस इन डिटेल पिंग में, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, विल टेक दिस अप विद द एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको अगर आपने रूल याद रखे कि कैसे कैसे लग रहा है, देन यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अननेसेसरली मैं आपका भी टाइम ब्लॉक नहीं करना चाह रही हूँ कि अननेसेसरली मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेके चलूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस इजिली समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं आगे कुछ हमसे छूटा तो नहीं है, ये वही है जो हम देख चुके हैं, डायरेक्टर के केस में हम सब देख चुके हैं। यस, ये मुझे आपको समझाना है एयर प्रोड्यूस के ऊपर कैसे लगता है। देखिए क्या होता है एयर प्रोड्यूस के केस में, चार्ज कैसे होता है। जब हम जाते हैं बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो हमसे चार्ज किया जाता है पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस।
ध्यान रखना, पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस जो है ये चार्ज बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी चार्ज करती है, जो भी मेंटेनेंस या फिर हम एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये उसके लिए चार्ज करते हैं। ये जो एयरलाइंस है ये उनका कोई लेना देना नहीं है। एयरलाइंस तो क्या करते हैं, एयरलाइन अपना वहां पे स्पेस बुक किया तो उसका वो रेंटल वगैरह देते हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन ये जो मेंटेनेंस सर्विसेज है, पैसेंजर सर्विसेज फी, यूजर डेवलपमेंट फीस जो आपको एयरपोर्ट पे दी जाती है। लेकिन एक बात बताओ, एयरपोर्ट पे सर्विसेज तो हमें क्या दे रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी दे रही है, लेकिन ये सर्विसेज, लेकिन हमसे कलेक्ट कौन कर रहा है टैक्स, हमसे तो अमाउंट चार्ज कौन करती है, एयरलाइंस चार्ज करती हैं। तो यहाँ पे एयरलाइंस जो हमसे अमाउंट चार्ज कर रही हैं वो एज अ एजेंट, प्योर एजेंट हमसे वो अमाउंट चार्ज कर रही हैं। प्योर एजेंट वो हमसे अमाउंट चार्ज कर रही हैं। इस अमाउंट पे जो टैक्स देने के लिए लायबल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी है। इस अमाउंट पे जो टैक्स देने के लिए लायबल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, बिकॉज एयरपोर्ट अथॉरिटी इज द अल्टीमेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या कह रहा है, तो अल्टीमेट सर्विस प्रोवाइडर, तो एयरलाइंस क्या करता है, एयरलाइन शेल नॉट टेक आईटीसी ऑफ द जीएसटी पेबल ऑन द पीएसएफ एंड यूडीएफ। वो सिर्फ क्या करेगा, सेपरेटली मेंशन करेगा, तो एयरलाइन इसका आईटीसी भी नहीं ले पाएंगे जो उन्होंने पे किया होगा, बिकॉज जीएसटी क्या है, एयरलाइन वुड ओनली रिकवर द एक्चुअल अमाउंट एंड पेबल ऑन सच, एंड जीएसटी पेबल ऑन सच जो भी है अमाउंट, क्या करेगा वो रिकवर करेगा आपसे अमाउंट एंड उसका जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन, जिस रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है, जो पर्सन जिसने रिसिपिएंट है सर्विसेज ली है, वो तो क्या करता है, एयरलाइन के इनवॉइस के बेसिस पे आप तो आईटीसी ले सकते हो जो आपने पे किया है, एयरलाइन के इनवॉइसेस के बेसिस पे आप तो आईटीसी ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अमाउंट है, ये जो पीएसएफ एंड यूडीएफ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी लाइबल है इस पे जीएसटी देने को, एयरलाइंस लाइबल नहीं है। एयरलाइंस तो जस्ट उसको कलेक्ट कर रही हैं। सिंस द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर कलेक्टिंग द amount inclusive of GST, there is no question of paying GST collected by them to the government। वो inclusive of GST कलेक्ट कर रही हैं, तो वो अपने इनवॉइस में भी सेपरेटली शो करेंगे। यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये वाला बुक का पोर्शन। उसके बाद लेट्स मूव टू द अमेंडमेंट का जो बुकलेट है उसमें से भी पॉइंट्स कवर करते हैं ताकि अपना सब अच्छे से कवर हो जाए। एक पॉइंट मुझे और कराना था, हाँ एक पॉइंट मुझे और कराना था। हमने पॉइंट एक्सेप्शन पढ़ लिया रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का एक्सेप्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वी हैव टू स्टडी द ट्रांसपोर्ट का एक्सेप्शन ऑल्सो। रेस्टोरेंट का एक्सेप्शन तो हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट का एक्सेप्शन भी हमने पढ़ना है। जो हमने देखा ट्रांसपोर्ट के केस में, ट्रांसपोर्ट के केस में जो सर्विसेज कौन दे रहा है, ईसीओ हमेशा टैक्स पे करेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर ओमनी बस, मान लो आपने क्या करा, आपने उबर के थ्रू आप कुछ बुक करने गए, हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज में हमेशा ईसीओ टैक्स देगा, ठीक है समझ में आया। लेकिन अगर उबर के थ्रू आप भरने गए, उबर पे आप बुक करने गए तो आपके पास ओमनी बस बुक करने का ऑप्शन आया, आपने ओमनी बस अगर बुक करी तो सप्लायर, ओमनी बस बुक करी और ओमनी बस सप्लायर कौन है, कंपनी है, ओमनी बस सप्लायर कौन है, कंपनी है। ऐसे केस में ईसीओ टैक्स नहीं देगा। अभी हम ये डिटेल में देखने वाले हैं, मैं जब उसको अमेंडमेंट वाला पोर्शन आपको कराती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट।
चलिए पहले वाला हमने क्या देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा है, किन किन गुड्स को नोटिफाई करा है जिसपे आरसीएम में टैक्स आएगा, जिसपे आरसीएम में टैक्स आएगा। देखो नंबर वन गवर्नमेंट ने बोला है कुछ ऐसी गुड्स हैं जिसमें अगर एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब जो किसान है, जो फार्मर है, वो किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रहा है, अगर किसान एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को वो फॉलोइंग गुड्स दे रहा है तो उस केस में आरसीएम पे टैक्स आएगा। उस केस में आरसीएम पे रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स भरना पड़ेगा। कौन कौन सी गुड्स है फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे है कैश्यू नट्स वो हैं जो कि रॉ फॉर्म में है, जिनको पील नहीं किया गया है, जो कि रॉ फॉर्म में है। उसके बाद रॉ कॉटन की बात की गई है। रॉ कॉटन भी अगर एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस पे भी आरसीएम में टैक्स आएगा। अगर एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस पे भी आरसीएम में टैक्स आएगा। उसके बाद अगर बीड़ी को रैप करने की लीव्स हैं, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट अगर किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो वहां पे भी आरसीएम में टैक्स आएगा। उसके बाद टोबैको लीव्स के केस में भी अगर एग्रीकल्चर किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो आरसीएम में टैक्स आएगा। तो किस पे टैक्स आएगा, आरसीएम में टैक्स आने वाला है। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। पहली बात तो हमने क्या देखी, कुछ ऐसी गुड्स देखी अगर एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट क्या क्या दे रहा है, कैश्यू नट्स हो गए, रो फॉर्म में हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, रो कॉटन हो गए, बीड़ी लीव्स हो गए, टोबैको लीव्स हो गए, ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो ये भी आरसीएम में आएगी। नंबर टू आता है अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दे रहा है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दे रहा है, कौन कौन सी गुड्स दे रहा है, ऑयल्स बोले गए हैं, कोई ऑयल्स बोले हैं जो कि जिसमें सिट्रस फ्रूट्स नहीं है, ऑयल बोले गए हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट्स नहीं है, ऑफ पेपरमेंट बोला गया है। कुछ तो पेपरमेंट का बोला गया है, कुछ बोला गया है अदर मिंट्स का बोला गया है। स्पेयरमिंट हो गया, वाटरमिंट हो गया, मेंथा हो गया, हॉर्स मिंट हो गया, मतलब कुछ ऑयल्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर दे रहा था रजिस्टर्ड को। दूसरा हमने पढ़ा अगर कोई अनरजिस्टर्ड दे रहा है रजिस्टर्ड को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं, तो ऑयल्स दे रहा है अदर देन सिट्रस फ्रूट, जिसमें पेपरमिंट हो गया। अदर मिंट्स में क्या क्या कवर है, अदर मिंट्स में कवर है बर्गमेंट, हॉर्स मिंट, वाटरमिंट, ये सब चीजें इसमें कवर होती है, तो भी आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लो सो दैट एग्जाम में अगर क्लिक करे आए तो आपके माइंड में पता होना चाहिए यस दिस वाज द कवर्ड अंडर एग्जाम, तो ये आपके उसमें कवर ऑलरेडी होगा। ये आ गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ डिटेल में। इसको क्लब किया गया, देखो एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन को आप एक जगह कर लीजिए, एग्रीकल्चर टू रजिस्टर्ड पर्सन में ये कवर है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन में क्या का कवर है, असेंशियल ऑयल्स अदर देन द दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, असेंशियल ऑयल है दोज ऑफ अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट, जिसमें क्या क्या कवर है, पेपरमिंट हो गया, मेंथा ऑयल जिसको बोलते हैं, मिंट स्पेयरमिंट हो गया, ये हॉर्स मिंट हो गया, वाटरमिंट ऑयल हो गया, मेंथा हो गया, ये सब चीजें कवर है, इसमें कवर हो जाएंगी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को दे रहा है तो कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है सिल्क यार्न का केस। अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न फ्रॉम द रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बना रहा है और सिल्क वॉर्म ककून फॉर द सप्लाई ऑफ द सिल्क यार्न, तो ये अगर वो कर रहा है किसको, टू द रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रहा है तो अल्टीमेटली यहां भी आरसीएम आ जाएगा। उसके बाद ये हम देख चुके हैं रॉ कॉटन। उसके बाद आएगा सप्लाई ऑफ द लॉटरी के केस में हमने क्या देखा था, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में कवर थी, और एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स हैं। तो उसके केस में भी अगर लॉटरी पहले किसको दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट को दी जा रही है। जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको फाइनली बेच रहा है उसकी बात नहीं हो रहा है,
अगर सबसे पहले पहले डिस्ट्रीब्यूटर को वहां से जा रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां से आरसीएम में टैक्स कवर हो जाएगा, वहां से टैक्स किस में आ जाएगा, आरसीएम में आ जाएगा। उसके बाद एक पहले ही छोटा पॉइंट देख लो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, ये हमने सप्लाई चैप्टर में अच्छे से डिटेल किया है कि ये भी पढ़ा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पीएसएलसी दे रहा है तो भी वो आरसीएम में कवर हो जाएगा। उसके बाद यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स एंड ओल्ड यूज्ड वेट्स एंड स्क्रैप, अगर ऐसा कोई स्क्रैप है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को दे रही है, एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हमने आज ये बहुत सब जगह यही पढ़ा है कि जब भी यही आ रहा है वहां पर एक्सक्लूडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे को हटा दीजिए। अगर वो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन दे रहे हैं कोई भी गुड्स तो अल्टीमेटली आरसीएम में कवर हो जाएंगे। पहले हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर दे रहा है किसी रजिस्टर्ड को, फिर कुछ हमने क्या देखे, अनरजिस्टर्ड दे रहा है रजिस्टर्ड को, फिर हमने सिल्क यार्न वाला देखा, सिल्क यार्न वाला हमने क्या देखा, फिर हमने देखा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, फिर हमने देखा लॉटरी वाला पॉइंट। ये सिल्क यार्न वाला मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। अगर हु मैन्युफैक्चर्स द सिल्क यार्न फ्रॉम द रो सिल्क, सिल्क वॉर्म कोकून्स फॉर द सप्लाई ऑफ द सिल्क यार्न, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, यूज्ड सीज्ड गुड्स कन्फिस्केटेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, क्योंकि उसको हमेशा एफसीएम में कवर करना है, तो ये जो दे रहा है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो वो भी यहाँ पर गुड्स के आरसीएम में कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट एक बार रीडिंग दे लेना, आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेकंड एंट्री थी वो ओमिट हो चुकी है, सेकंड एंट्री थी वो ओमिट हो चुकी है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐड किया इन्होंने, पॉइंट नंबर जो फिफ्थ था, पॉइंट नंबर जो फिफ्थ हमने पढ़ा था कि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी किसी को रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रही है तो अल्टीमेटली अदर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल वाली, तो वहां पर एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री रेलवे कर दिया था, तो वहां भी आरसीएम था, जस्ट एक एडिशन क्या हुई है, एक्सक्लूड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। यहाँ भी एक्सक्लूड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्विसेज थी। उसके ऊपर अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच टैक्सेस पेबल आरसीएम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके ऊपर एक पॉइंट और था, ये डायरेक्टर के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन थी, अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है तो वो यहाँ पर आरसीएम में कवर नहीं होगी, हम उसकी नॉर्मल कैपेसिटी वाले लेंगे। ये तो कुछ नहीं, उसने यही बोला है, गवर्नमेंट इज एम्पायर टू नोटिफाई द गुड्स ऑन विच गुड्स to the section 5(1) is not applicable for the levy of the collection of IGST and whose case IGST shall be levied in the specified manner। तो ये वही बात कर रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स के केस में कस्टम के हिसाब से होगा, लेकिन टेंजिबल गुड्स के केस में हमने क्या देखा था ना, जैसे इनटेंजिबल गुड्स के केस में जैसे हमने देखा था ऑनलाइन मनी गेमिंग, भले ही वो ऑनलाइन मनी गेमिंग इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के केस में आएगी, लेकिन वो क्या है, इनटेंजिबल है, तो उसको जीएसटी ही लगाएंगे, उसको कस्टम में गवर्न नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। जो ईसीओ वाला है वो हम देखेंगे, ईसीओ के अमेंडमेंट हम बाद में चेक करेंगे, जो भी ओमनिबस वाली है वो हम देखेंगे, मैं एक बार फिर आपको कराऊंगी, वो आगे आएगा किसी चैप्टर में। तो चलिए इतना आप कवर कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट टाइम विल बी टेकिंग अप द कॉम्पोजिशन लेवी, वो हम अपना कवर करने वाले हैं, कॉम्पोजिशन लेवी हम अपना कवर करने वाले हैं। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, ओमनी बस के केस में भी याद रखना, ओमनी बस के केस में अगर ओमनी बस का सप्लायर अगर कंपनी है
तो सप्लायर टैक्स देगा, अदरवाइज ईसीओ टैक्स देगा। अगर ओमनी बस का सप्लायर कंपनी है तो छोड़ दो, बाकी केस में ओमनी बस के केस में भी ईसीओ ही टैक्स देने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।